जय हिंद साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2023 के लिए जो हमने जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में 25 क्वेश्चनों का एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। तो चलिए इनका अभ्यास करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका एक नोटिस ये है दोस्तों, जिन लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला था, एसएससी जीडी के जो फिजिकल की डेट है ना, वो आपकी 15 अप्रैल से हो गई है। तो ये क्लियर हो गया है, कल नोटिस आया है। तो ये आप, अगर आपका एसएससी में नंबर है तो आप अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। 15 अप्रैल से ये स्टार्ट है। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों, वेटिंग फॉर वीजा भारत के संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीजा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अम्बेडकर जो है ना, ये संविधान के जनक माने जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं, इन्होंने हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा है, हार्ट एंड साउल। आर्टिकल 32 को इन्होंने हार्ट एंड साउल भी कहा है, ये आप याद रखिएगा। और इनका एक पत्र भी है, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, इनका एक पत्र है मूक नायक। तो कभी क्वेश्चन आए कि मूक नायक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। वर्ष 1927 में इन्होंने महार सत्याग्रह भी चलाया था। महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो महार सत्याग्रह किसने चलाया था? जवाब होगा आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चलाया था महार सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, अम्बेडकर की ना एक किताब आपसे और पूछ जाती है एग्जाम में, बहुत आती है एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में आ गई थी, रिडल इन हिंदुज्म। रिडल इन हिंदुज्म, तो ये कभी क्वेश्चन आए कि रिडल इन हिंदुज्म किसकी किताब है, तो ये अम्बेडकर की किताब है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा, यहाँ पे लिखा गया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मतलब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई ट्रुथ। इंदिरा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई ट्रुथ। बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है, और एन ऑटोबायोग्राफी इनकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर अगर हम देखें तो ये कांचीपुरम में है, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का ना एक डांस याद रखिएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो तमिलनाडु का डांस है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु का एक और डांस है कुम्मी, कुम्मी डांस। और एक और है आपका करगम डांस। तो कुम्मी और करगम डांस दोनों कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट आज के डेट में किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ना, जो नया साल होता है इसको पुथांडु कहा जाता है। तमिल नववर्ष को पुथांडु कहा जाता है। तमिलनाडु का एक त्यौहार भी है पोंगल त्यौहार। ठीक है, यहाँ पे लिग्नाइट कोयले के भंडार भी मिलते हैं, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा है राजस्थान। राजस्थान के आपको दो डांस याद रखने, एक घूमर और एक कालबेलिया। तो घूमर और कालबेलिया डांस भारत में किस राज्य में किए जाते हैं? राजस्थान में किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है आंध्र प्रदेश के। तो कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश में होता है। और आंध्र प्रदेश में एक डांस और होता है ढिमसा। ढिमसा डांस कहाँ होता है आपका? तो ढिमसा डांस आपका आंध्र प्रदेश में ही होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। तो आपसे पूछा गया ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर तमिलनाडु। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं, माधवी मुद्गल। माधवी मुद्गल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों, माधवी मुद्गल जो है ना, ये आपका कौन सा डांस करते हैं ये मैं बताना है। तो इनका संबंध ओडिसी से है, ओडिसी नृत्य से। ठीक है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो संगीत नाटक अकादमी ने 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो ये ओडिसी करती है। ठीक है, सतरिया किस राज्य का है? सतरिया आपका असम का है। ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सतरिया क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। मणिपुर का है मणिपुरी। कथक उत्तर प्रदेश का है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार पाया गया? दोस्तों, जो विशाल स्नानागार पाया गया है, ये सिंधु सभ्यता में कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मोहनजोदड़ो। अच्छा, क्या आपको पता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का ही नाम होता है। ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से ना एक डांसिंग गर्ल भी मिली थी, जो डांसिंग गर्ल थी वो कांसे की बनी हुई थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। लोथल गुजरात में आता है, भोगबा नदी के किनारे, और लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। उसके बाद में धोलावीरा लिखा गया, ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था, धोलावीरा, और ये यूनेस्को की साइट में भी शामिल है आपका। कालीबंगा ये राजस्थान में है, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, ऊँट की हड्डी के प्रमाण मिले हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये जरूर याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज थी ये। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 क्या कहा गया? भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों, भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली जो पहली सौर परियोजना थी ना, वो रीवा में लगाई गई थी। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर, ये मध्य प्रदेश में है। तो ये आप याद रखिए, भारत की पहली सौर परियोजना थी जिसने अवरोध को तोड़ा था। ठीक है, ग्रिड समता अवरोध को तोड़ दिया था, मध्य प्रदेश में आती है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए जो हमारे सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल, इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम? तो आपका जवाब होगा सिलिकॉन का। जो सोलर पैनल होता है ना, इसमें सिलिकॉन का यूज करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन ना एक सेमीकंडक्टर होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, भारत में बाल विवाह अधिनियम 1929 में मतलब पेश किया गया था, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया 1931। 1931 में ना गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये आप जरूर याद रखना, गांधी इरविन समझौता 1931। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? दोस्तों, जो अविकसित समाज है, जो तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, इसमें जनसंख्या वृद्धि कम होने का कारण क्या होता है? तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो अविकसित समाज होता है ना, उसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। मतलब मृत्यु दर ज़्यादा होती है और जन्म दर कम होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं। तो इसका मतलब है कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि कम देखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्लियर। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है जनसंख्या। अगर कभी क्वेश्चन आए कि डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी क्या है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, याद रखना। और विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों, क्रस्ट की हम बात करें तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है, और क्रस्ट में सियाल 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 का मतलब क्या है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सियाल और सीमा, ये 2 भाग होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा क्वेश्चन संख्या 8 का? तो जो पृथ्वी की क्रस्ट है ना, इसमें आपको मुख्यतः मिलेगा और एक परत है आपकी सीमा। देखो, सीमा में क्या मिलेगा और सियाल में क्या मिलता है? तो सियाल में मिलता है आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और सीमा में क्या मिलता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। एम से मतलब मैग्नीशियम। तो आपसे पूछा था ऊपरी परत सियाल की होती है, तो इसमें मिलेगा सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना मिलता है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 कहा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? गोंचा महोत्सव की मैं बात करूं तो बस्तर जिले में होता है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को बना। और छत्तीसगढ़ जो है ना, यहाँ का एक नेशनल पार्क बड़ा फेमस है, कांगेर वैली, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ये भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क में ना एक नारंगी रंग का चमगादड़ पाया गया था अभी। तो नारंगी चमगादड़ जो मिला भारत में, वो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में मिला था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एक टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये बहुत आता है एग्जाम में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो ये छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। साथ साथ आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में पंडवानी लोक नृत्य है। तो पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का? आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, पंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से जो एसिड मिलेगा उसको बोलेंगे फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल को ही दूसरा नाम से क्या जानते हैं? मैथेनोइक अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चींटी का डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया, ततैया या जो वास्प होती है हमारी, उसके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे लिखा गया आपका लैक्टिक अम्ल। जब दूध फट जाता है ना, तो दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करूँ तो टमाटर और पालक में जो अम्ल होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर और पालक। सिट्रिक अम्ल आप जानते हैं, नींबू वगैरह में सिट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आपका, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस किस राज्य द्वारा शुरू की गई? दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इनमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो सहाय योजना शुरू की गई है, ये झारखंड के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सहाय योजना झारखंड। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना की गई है। झारखंड का नया साल क्या है? सरहुल। झारखंड का नया साल सरहुल होता है, यह आप याद रखना। झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है, और कौन सा है? पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? झारखंड में। और झारखंड का एक ही नेशनल पार्क है, बेतला। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड में है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बिरहा। बिरहा वो स्थिति है जब नायिका अपने नायक से बिछड़ कर रहती है, तो बिरहा इसका सही जवाब है। ठीक है। पाइका, पाइका उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। ये मटकी, मटकी बहुत आता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश का डांस है मटकी। अलकाप, अलकाप झारखंड में होता है आपका, पश्चिम बंगाल या झारखंड में होता है अलकाप। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो अनुदैर्ध्य घाटी होती है ना, इनको दून कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, दून। ठीक है, दून या पश्चिम में इन्हें द्वार भी कहा जाता है, जैसे देहरादून है, हरिद्वार है। शिवालिक के निचले भाग को ही तराई कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, हिमालय जो है ना, किस पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, बलित पर्वत। और अगर आपसे पूछा जाए हिमालय की टोटल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर हिमालय की टोटल लंबाई है। और हिमालय जो है ना, ये टैथिस सागर से उत्पन्न हुआ है, टैथिस सी से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आपका, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली, तार की कुंडली क्या कहलाती है? दोस्तों, हीटर में जो हम तार यूज करते हैं, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। याद रखना, एलिमेंट। अच्छा, हीटर का जो तार होता है, एलिमेंट जो होता है, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का तो बना होता है। नाइक्रोम का मतलब क्या है? नाइक्रोम में दो धातु होती हैं, निकिल प्लस क्रोमियम। तो निकिल प्लस क्रोमियम की एलॉय से बनता है विद्युत हीटर का एलिमेंट। याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया फ्यूज तार। फ्यूज लेड प्लस टिन का बना हुआ एक तार होता है। ठीक है, और ये हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आपका, ए आर रहमान ने कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? दोस्तों, ए आर रहमान की बात करें तो ए आर रहमान ने अब तक कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, ये हमें बताना है। तो इन्होंने दो ग्रैमी अवार्ड जीते हैं अभी तक। ठीक है, एक जो मूवी आई थी ना, कौन सी थी? स्लिम डॉग मिलेनियर, उसके लिए इनको ऑस्कर मिला था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब मैं बता दूं, जो ग्रैमी अवार्ड है ना, ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था? दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, और ये कब हुआ था? 2002 में। तो 2002 में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया, और इसके लिए हमने आर्टिकल जोड़ा था, आर्टिकल 21A, 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, भारत में शिक्षा दिवस कब होता है? 11 नवंबर को भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है आपका 11 नवंबर। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल भंग न हो जाए तब तक
पहली बैठक के लिए नियत तिथि से जारी रहेगी। कितने साल तक? कहने का मतलब है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक का होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। अच्छा, विधानसभा में जो न्यूनतम सीट हो सकती हैं अपवाद को छोड़कर 60 और अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 500। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होना जरूरी है, याद रखना। नेक्स्ट आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज के संस्थापक अगर हम देखें तो वो थे आपके जो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी किस वर्ष में? 1873 में। तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो ज्योतिबा फुले हैं इनका एक किताब है गुलामगिरी, ये बहुत आती है एग्जाम में, मराठी भाषा में लिखी गई है गुलामगिरी, तो ये आप याद रखना, ज्योतिबा फुले की किताब है गुलामगिरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया आपका देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर क्यों इतने प्रसिद्ध हैं? तो इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया केशव चंद्र सेन, इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। वेद समाज, तो ये ब्रह्म समाज की एक शाखा थी वेद समाज। और यहाँ पे लिखा गया राजाराम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजाराम मोहन राय, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी का एक घटक है? दोस्तों कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? पूंजी बजट का मतलब क्या है कि सरकार एसेट बनाने में जो खर्चा करती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पूंजी बजट। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। तो मतलब क्या बनेगा इसका? इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब सरकार की योजनागत पूंजीगत व्यय, उसको हम क्या बोलेंगे? पूंजी बजट का एक घटक बोलेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बजट जो होता है ये सरकार की कौन सी नीति का हिस्सा होता है, तो बजट सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। राजकोषीय नीति का मतलब क्या है कि सरकार की आमदनी और खर्चे यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा होता है वो उसका राजकोषीय नीति होती है। तो बजट जो होता है ना ये राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है, याद रखिएगा। और हमारे संविधान में बजट जैसी कोई भी शब्दावली को मेंशन नहीं किया गया। आर्टिकल 112 में बजट के स्थान पर एक शब्द यूज करते हैं हम, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट आर्टिकल 112, और जिसे ही आम भाषा में क्या बोल देते हैं? बजट बोल देते हैं, लेकिन बजट जैसा शब्द नहीं लिखा गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। नेक्स्ट आपका खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? दोस्तों खरीफ की फसल की हम बात करें तो खरीफ की फसलों को मानसून की फसल भी कहा जाता है। और मानसून मतलब क्या? वर्षा। तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के दौरान उगाई जाती है। जून जुलाई में बोएंगे इसको और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गई और बाजरा हो गया और मूंग हो गई, ये सब आपकी खरीफ की फसल होती हैं। जो रबी की फसलें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? रबी की फसलों को बसंत की फसलें बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो मतलब क्या है इसका? कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 मेल पर फीमेल कितनी है, उस संख्या को बोलेंगे लिंग अनुपात। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भारत में कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात केरल। क्लियर? अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे कम लिंग अनुपात तो हरियाणा का है, और भारत में जो 2011 की जनगणना थी ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, टोटल 15वीं जनगणना थी, याद रखिएगा। और भारत में जनगणना का जनक कौन है? हेनरी बोल्टर। भारतीय जनगणना का जनक किसको माना गया है? हेनरी बोल्टर को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया है? दोस्तों तुगलक वंश के जो सही क्रम बनेगा, सबसे पहले बनेगा गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे पहले देख लो गयासुद्दीन, यहाँ पे मोहम्मद तुगलक है, ये तो गलत हो गया। देख लेते हैं दूसरा, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, तो फिरोज तुगलक बाद में आना है, ये भी गलत हो गया। फिरोज शाह तुगलक, ये तो गलत ही हो गया। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सही है आपका, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका
विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती थी? दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट के लिए होती है और 2021-22 में हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीती थी। ठीक है, याद रखना तमिलनाडु को हरा के। तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, विजय हजारे ट्रॉफी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन सुपर लीग 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद एफसी ने किसे हराया था? तो दोस्तों इंडियन सुपर लीग जो हुआ था, हैदराबाद ने किसको हरा दिया था? केरल ब्लास्टर को हराया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो भारतीय वायुसेना का प्रमुख बने थे विवेक राम चौधरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, विवेक राम चौधरी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना का दिवस कब होता है, 8 अक्टूबर को होता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभ है स्पर्शम दीप्तम। नभ है स्पर्शम दीप्तम भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, आज का प्रश्न बस यही थे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को कैसी वीडियो आपको लग रही है, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। कोई और एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि मैं आपको किसकी प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपको अगले मौके के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।